नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं। और भारत में वापसी के बाद अभिनंदन को आज दिल्ली लाया गया है, जहां उनकी डॉक्टरी जांच चल रही है। 2 दिन पाकिस्तान के कब्जे में रहने के बाद फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान भारत आए हैं। पाकिस्तान ने वाघा अटारी बॉर्डर पर रात करीब 9:25 पर अभिनंदन को भारतीय अधिकारियों को सौंपा। वायुसेना के अधिकारी एयर वाइस मार्शल RGK कपूर ने बताया कि फाइटर प्लेन से इजेक्ट होने की वजह से उनके पूरे शरीर पर ट्रॉमा का असर हो सकता है, इसलिए मेडिकल जांच जरूरी है। Wing Commander Abhinandan has just been handed over to us as per standard operating procedure of the Indian Air Force. He will now be taken for a detailed medical checkup. This checkup is mandated particularly because the officer has had to eject from an aeroplane which would have put his entire body under great stress. IAF is happy to have Abhinandan back. और विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के बाद देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी जिनेवा कन्वेंशन को लेकर हुई है और ये जवाहरलाल नेहरू के कदम से ही संभव हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस जनेवा संधि को किया था, वियना संधि को जहां दूसरे प्रधानमंत्रियों ने माना, इंदिरा जी, राहुल जी, राजीव जी, अटल जी, सबने उसे माना। नतीजे के तौर पर आज सकुशल वापसी अगर अभिनंदन विंग कमांडर हमारे उनकी हो पाई तो बहुत बड़ा योगदान उसमें उन सभी संधियों का था। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि देश को प्रधानमंत्री पर भरोसा है। आज देश में जो है वो एक विश्वास का माहौल है। आज देश इस बात को अच्छी तरह जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और सेफ हाथों में है। आज देश में गर्व का माहौल है और आप जो है वो हताश और निराश दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों दिखाई पड़ रहे हैं भाई? विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी हो गई है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में LOC के पास के इलाकों में कल देर रात भारी गोलाबारी की है। भारी गोलाबारी में 3 ग्रामीणों की मौत हुई है। इसमें एक महिला और उसके 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। ये लगातार 8वां दिन है जब पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन जमाते इस्लामी पर बैन लगाने के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। संगठन के सदस्यों के बाद अब नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। जमाते इस्लामी के खिलाफ UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान अब्दुल हामिद फयाज, जाहिद अली, मुदस्सिर अहमद और गुलाम कादिर जैसे जमाते इस्लामी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। उनके करीब 70 बैंक खातों को भी सील कर दिया गया है। और चुनाव से पहले बीजेपी सरकार अपनी कमर कसती नजर आ रही है। मोदी सरकार ने अपने सभी बड़े मंत्रियों को अपने अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाने को कहा है, जिसकी शुरुआत रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को न्यू इंडिया का इंजन नाम के एक बुकलेट की शक्ल में पेश किया है। इस बुकलेट में 5 साल का हिसाब किताब है। न्यू इंडिया का इंजन में बुलेट ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे नए प्रोजेक्ट्स, 1.5 लाख नौकरियां देने, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने, सबसे लंबे रेल और रोड पुल भोगी भील की चर्चा है। इसके अलावा 4000 किलोमीटर से ज्यादा विद्युतीकरण जैसे काम भी गिनाए गए हैं। अब चुनाव फिर आ रहे हैं तो मैंने कहा कि जरा देखें मैनिफेस्टो के क्या क्या बिंदु थे, क्या क्या बिंदुओं पे कैसे काम हुआ। तो मुझे प्रसन्नता है आप सबसे बताते हुए कि वास्तव में मैनिफेस्टो का एक एक अंश पे काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, तेज गति से काम हुआ है। भले ही रेल मंत्री अब तक के कामकाज से खुद को संतुष्ट बता रहे हों, लेकिन कई अहम काम अभी भी अधूरे हैं, जैसे कि रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRCTC की लिस्टिंग जैसे ऐलान ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहे हैं।
दीपाली नंदा, दिल्ली। काले धन पर बनी एसआईटी के चेयरमैन ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। सीएनबीसी आवाज के हाथ लगी इस चिट्ठी के मुताबिक सरकार से कहा गया है कि कैश में मोटी रकम रखने या फिर इसके लेन देन पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए। पूरी खबर के लिए चलते हैं अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, चिट्ठी में क्या क्या बातें लिखी हैं और इसकी डिटेल क्या है? दरअसल काले धन के लेन देन को कैसे रोका जाए, काले धन पर पाबंदी कैसे लगाई जाए, इसको लेकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनी थी। एसआईटी ने अब तक 7 सिफारिशें दे दी है। ये सिफारिशें वित्त मंत्रालय यानी सरकार को भी दिया है, ये सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है। और अब एसआईटी ने एक चिट्ठी लिखी है, वो काफ़ी कड़ी चिट्ठी लिखी गई है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव के पास। उस चिट्ठी में एसआईटी के चेयरमैन ने कहा है कि हम बार बार आपसे सिफारिश कर चुके हैं कि मोटी रकम कैश के तौर पर लेन देन पर पाबंदी लगाइए। हम बार बार इस सिफारिश कर चुके हैं कि कैश के तौर पर मोटी रकम रखने पर पाबंदी लगा दीजिए, लेकिन अब तक आपने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। जबकि दूसरी तरफ लगातार इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में कैश के तौर पर मोटी रकम जब्त हो रही है। ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द इस पर कदम उठाया जाए और एक सीमा से ज्यादा कैश रखने पर पाबंदी लगा दी जाए और एक सीमा से ज्यादा कैश के लेन देन पर पाबंदी लगा दी जाए। दरअसल एसआईटी ने पहले सिफारिश की थी कि 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश के लेन देन पर पाबंदी लगाई जाए और 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश रखने पर पाबंदी लगा दी जाए। इससे ज्यादा कैश जिसके पास पाया जाए उस कैश को जब्त कर लिया जाए और साथ ही साथ उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके लिए अलग से ठोस कानून बनाया जाए। एसआईटी की सिफारिश के बाद वित्त मंत्रालय में कई स्तर की बातचीत हो चुकी है, बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। शायद इस वजह से एसआईटी के चेयरमैन ने अपनी चिट्ठी में थोड़ी सी नाराजगी भी जताई है। और खास तौर से चिट्ठी इसलिए अहम है कि चिट्ठी ऐसे समय पर लिखी गई है जब सरकार चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनाव के तैयारियों के बीच इस तरह का कदम सरकार उठा पाएगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और अब आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अगले महीने से आप प्लेन में उड़ते वक्त फोन पर बात कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए 3 कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं संवाददाता असीम मनचंदा के पास। असीम, ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करेगी और कब तक फ्लाइट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? देखिए, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी गाइडलाइंस का काफ़ी लंबे समय से इंतजार हो रहा है। अब इसमें जितनी भी रेगुलेटरी बाधाएं आ रही थी वो दूर हो गई हैं। दूरसंचार विभाग ने 3 कंपनियों को इन फ्लाइट कनेक्टिविटी का लाइसेंस जो है वो भी जारी कर दिया है। कंपनियों को दूसरी कंपनियों के साथ कमर्शियल एग्रीमेंट जो है वो करना होगा। एयरलाइंस के साथ उनको कमर्शियल एग्रीमेंट जो है वो करना होगा, जिसमें 15 से 20 दिन का वक्त जो है वो लगेगा। अगर मैं एयरलाइंस की बात करूँ तो एयरलाइंस भी इसके लिए बिल्कुल तैयार है। स्पाइस जेट के करीबन 14 प्लेन्स है जिसके अंदर की इन फ्लाइट कनेक्टिविटी देने की सुविधा, सर्विसेज देने की सुविधा है। इंडिगो के भी प्लेन्स जो है इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एयरलाइंस की तरफ से भी तैयारी पूरी है, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की सर्विसेज देंगी तो उनको भी एक एडिशनल रिवेन्यू का स्ट्रीम जो है वो मिलेगा। खासतौर पे कि शुरुआत में ग्राहकों को जो पैकेज है वो उनके टिकट के साथ बंडल करके जो है वो दिया जा सकता है। 500 से 700 रुपये 2 घंटे के पैकेज की कॉस्ट जो है वो रखी जा सकती है। आने वाले दिनों में जैसे इसका इस्तेमाल जो है बढ़ेगा तो इसकी कॉस्ट जो है वो सस्ती हो जाएगी। लेकिन ये है कि सारी जितनी भी रेगुलेटरी हर्डल्स के लेकर के थी वो दूर हो गई है। अब कंपनियों को आपस में कमर्शियल एग्रीमेंट करने और कमर्शियल एग्रीमेंट करने के तुरंत बाद मार्च के इस महीने के अंदर ही हमको लगता है कि सर्विसेज जो है वो शुरू हो जाएगी। धन्यवाद असीम। और अब इनकम टैक्स भरने वालों के लिए एक जरूरी खबर। सभी टैक्स भरने वालों को ई रिफंड यानी कि ऑनलाइन रिफंड दिया जाएगा, लेकिन टैक्स रिफंड ऑनलाइन उन्हीं के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा जिनके खाते पैन से लिंक होंगे। यानी अब बैंक खातों को पैन से लिंक करवाना अनिवार्य हो गया है। ऐसा ना करने पर टैक्स रिफंड मिलने में दिक्कत हो सकती है। आप ऑनलाइन या होम ब्रांच जाकर अपना पैन लिंक करा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक टैक्स रिफंड या तो चेक के जरिए या फिर खातों में आता था, लेकिन इसके लिए खातों का आधार लिंक होना अभी तक तो जरूरी नहीं था। केंद्र सरकार ने अब अध्यादेश के जरिए नए मोबाइल कनेक्शन या बैंक खातों के लिए आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल का रास्ता खोल दिया है। यानी अब अगर आप चाहें तो आधार के जरिए बैंक खाता खुलवा सकते हैं या मोबाइल कनेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही आधार का गलत इस्तेमाल या प्राइवेसी का उल्लंघन होने पर आधार लेने वाले बैंक या कंपनी पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान भी इस अध्यादेश में किए गए हैं। दरअसल सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार एक्ट में बदलाव के लिए विधेयक संसद में रखा था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। इसलिए अब अध्यादेश के जरिए इसे लागू किया जा रहा है। मुंबई में 2 साल से ई चालान सिस्टम लागू है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से चालान वसूलने में नाकाम रही है, जिसको लेकर अब पुलिस ने एक नई पहल की है। देखिए संवाददाता सिल्की सिंह की ये रिपोर्ट। अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और ट्रैफिक चालान की भुगतान से कतरा रहे हैं तो तैयार हो जाइए। मुंबई ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स किसी भी वक्त आपके घर चालान नोटिस के साथ पहुंच सकते हैं। दरअसल मुंबई पुलिस चालान न भरने वालों के लिए ये कदम उठा रही है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस सिर्फ उन्हीं व्हीकल ओनर्स को नोटिस भेज रही है जिन पर 50 से ज्यादा चालान कटा है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल कटे चालानों की अब तक सिर्फ 50% रिकवरी ही हो पाई है। वहीं 100 लोगों को 50,000 रुपए से ऊपर और 3 लोगों को 1 लाख रुपए से ऊपर बकाया होने पर चालान नोटिस भेजा जा चुका है। ये देखा गया है कि ऑल्दो चालान की वॉल्यूम्स बढ़ी है बट पेमेंट परसेंटेज में कुछ गिरावट आई है। कुछ गाड़ियों जिस पे बहुत ज़्यादा चालान पेंडिंग है, 50 से ज़्यादा चालान पेंडिंग है, उस पे अभी हमने नोटिसेज घर पे भेजने की ये प्रक्रिया शुरू की है। मुंबई में ई चालान 2 साल पहले शुरू किया गया था। तब से अब तक मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 75 करोड़ रुपए का फाइन कलेक्ट कर लिया है, पर अब भी करीब 6 लाख गाड़ियों से 35 लाख रुपए की रिकवरी बाकी है। हमने बार बार लोगों को बताया है कि पहले भी हमारे पास ऐप था, उस पे भी चालान्स दिखते थे, अभी भी ऐप है उस पे भी चालान्स दिखते हैं। लोग अपने सही मोबाइल नंबर्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटाबेस में अपडेट करें ताकि जो भी करंट जो मैसेजेस वगैरह हैं वो हम उनके तक पहुंचा सकें। वहीं ऐप के जरिए ई चालान पेमेंट के लिए आपको ऐप पर अपना मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर और चेसी नंबर रजिस्टर करना होगा। यहाँ ई चालान आइकन पर चालान की डिटेल्स पा सकते हैं और ई चालान पेमेंट ऑप्शन पर जाकर मोबाइल वॉलेट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट पर भी ई चालान का ऑप्शन है। यहाँ भी अपनी गाड़ी की डिटेल्स आपको रजिस्टर करना होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ SBI ई-पे से ही पेमेंट होगा। तो अब मुंबई में ट्रैफिक नियम तोड़ने से बचना ही समझदारी है। याद रखिए, जिम्मेदार नागरिक सिर्फ वो नहीं जो गलतियां करने से बचता हो, लेकिन वो भी है जो गलतियों को सही वक्त पर सुधारना जानता हो। सिल्की सिंह, मुंबई। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर नरम पड़ गया है। अमेरिका ने चीन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला टाल दिया है। यूएस अब मार्च में चीनी उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाने वाला था, लेकिन यूएस चीन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला टाल दिया है। ट्रंप ने ट्वीट के जरिए घोषणा की है कि चीन के साथ ट्रेड सही दिशा में चल रही है, वार्ता सही दिशा में चल रही है। फिलहाल वो चीन से इंपोर्ट होने वाले उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ा रहा है। उन्होंने साथ ही चीन से कहा है कि अमेरिका के कृषि उत्पादों पर चीन इंपोर्ट ड्यूटी तुरंत हटाए। कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी हटने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। और ई कॉमर्स में FDI नई पॉलिसी आने के बाद शॉप स्टॉप में कंपनी में 5% हिस्सेदारी रखने वाली अमेजॉन ने अपने प्रोडक्ट हटाने पड़े हैं। लेकिन कंपनी का कहना है कि क्योंकि ये कारोबार शुरुआती दौर में था, इसलिए इससे मुनाफे पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। शॉप स्टॉप के MD और CEO राजीव सूरी से बात की हमारे संवाददाता सिल्की सिंह ने। किस तरह की स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी, क्योंकि अमेजॉन शॉप स्टॉप पे 5% हिस्सेदारी रखती है। क्या किसी तरह का बदलाव देखा है आपने अपने बिजनेस में उनके साथ इस पॉलिसी के बाद? अभी जो हमारा ओनरशिप है, अमेजॉन ओन्स 5% ऑफ आवर कंपनी। जो प्रेस नोट नया आया है, इन दैट दे आर नॉट अलाउइंग एनी बड़ी इफ दे हैव ओनरशिप टू वर्क ऑन अमेजॉन। सो अभी हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं डीलिस्ट हो गए। सो एज ऑफ 1st of February, फॉलोइंग द गवर्नमेंट लॉ, वी हैव डीलिस्टेड आवर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेजॉन। We are still seeking clarification on Amazon in terms of the percentage ownership from the government, because it's not stating kitna percentage ownership hona chahiye. So Amazon does not have any control on our business with 5% ownership, but the
press note does not say how much percentage. It can be anything. So we are waiting for government clarification. जो हमारे financial results हैं, because अभी हमारा जो relationship Amazon के साथ था और जो हमारे sales Amazon पे हैं, will not make any impact. So हमारा जो financials है, जो हमारी guidance है, उस पर कोई impact नहीं आएगा due to this. तो इसका मतलब Amazon पे फिलहाल शॉपर स्टॉप के कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं? नहीं, अभी नहीं बिक रहे. As of now नहीं बिक रहे. Until we get clarification from the government, because we have to follow what the government law is. लेकिन ऑब्वियसली जब आपने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट्स को आप बेचेंगे, तो आपने कुछ एक रेवेन्यू टारगेट सेट किया होगा, कुछ एक बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी का मॉडल सेट किया होगा, उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है? So अभी जब क्योंकि हमारा बिजनेस अभी रैंप अप स्टेज में था, so there is no impact on that. आजकल बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड यानी फाइनेंशियल लेन देन का सारा काम टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी को तैयार करने वाली इंडस्ट्री यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक इंडस्ट्री की मौजूदा स्थिति बता रही हैं संवाददाता सिल्की सिंह। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अब न सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम की रीढ़ है, बल्कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम का तेजी से बढ़ता सेक्टर भी है। नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 22% की दर से बढ़ता ये सेक्टर 2020 तक 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाला है। देश में स्मार्टफोन और डाटा की बढ़ती पहुंच ने फिनटेक की ग्रोथ में नई रफ्तार जोड़ी है, पर रेगुलेटर की कमी के चलते फिनटेक सेक्टर का दायरा अभी पेमेंट और लेंडिंग तक ही सीमित है। इंश्योरेंस एक स्पेस है, इंश्योरेंस में अभी बहुत कुछ होना है, तो जो छोटे छोटे ओपनिंग्स है, रेगुलेशंस, वहाँ पे IRDA को कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी वो इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी जो सोल्यूशंस है वो ऊपर आ सकती है। सिमिलरली वेल्थ में एंड इन्वेस्टमेंट में भी सेबी छोटे छोटे चेंजेस लेके आ रहा है, बट एक ब्रॉडर चेंज की ज़रूरत है सो दैट कि न्यू सोल्यूशंस कैन एक्चुअली सर्वाइव। फिनटेक का दायरा बढ़ाने के लिए पूरे इकोसिस्टम को नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझाने की जरूरत है। इसलिए देश के स्टार्टअप एक्सेलरेटर भी फंडिंग से ज्यादा अब इन्हीं चुनौतियों पर ध्यान दे रहे हैं। वेदर आप लेंडिंग देखें, पेमेंट देखें, क्रेडिट स्कोरिंग देखें, जहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था या जो अनबैंक्ड है उनको अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उस तरह के जो नए इनोवेशंस है, वेदर बिजनेस मॉडल के प्रति या फिर प्रोडक्ट के द्वारा, हम उनकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। भारत सरकार का फाइनेंशियल इंक्लूजन का सपना साकार करने में फिनटेक एक महत्वपूर्ण किरदार निभा सकता है, लेकिन इसके लिए इस सेक्टर को थोड़ा और समझाने की जरूरत है। सिल्की सिंह, मुंबई। और पिछले 10 दिनों में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया है और आगे भी कीमतें बढ़ सकती है। सोने की बढ़ती कीमतों ने ज्वेलरी सेक्टर में चिंता बढ़ा दी है। ज्वेलर्स बाजार से ज्वेलरी की रौनक गायब है। शादियों का सीजन है। आमतौर पर ऐसे समय में ज्वेलर्स की दुकानों में रौनक रहती है, लेकिन इस साल सोने की चमक फीकी दिख रही है। दरअसल सोने की कीमतों में अचानक आई तेजी के चलते ग्राहक गोल्ड खरीदने से कतरा रहे हैं। मुंबई में इस साल डिमांड 70% तक गिर गई है। तो रेट ज़्यादा, इसीलिए हम लोग जो जूना गोल्ड है वही रिसाइकिल कर रहे हैं, जो इन्वेस्टेड गोल्ड है वो दे के वापस कुछ न्यू बनवा रहे हैं फॉर द वेडिंग ज्वेलरी। व्हेन आई नीड, मुझे नया डिज़ाइंस और वो सब चाहिए, तो इसीलिए हम लोग सब रिसाइकिल कर रहे हैं। अभी न्यू गोल्ड नहीं ले रहे फिलहाल। 130-140% माल ज़्यादा बिकना था और उतने लोग ज़्यादा आने थे, और लेकिन उसकी जगह पे अभी बिल्कुल भाव बढ़े हुए भाव की वजह से पूरा मामला एकदम ऑलमोस्ट लोएस्ट स्तर पे आके खड़ा हो गया है। वहीं अहमदाबाद में भी सोने की खरीदारी में 50 से 60% तक की कमी है। आमतौर पर इस वक्त मई जून में होने वाली शादी की खरीदारी के लिए ज्वेलरी शॉप में भीड़ रहती है, लेकिन पिछले 10 दिनों में जिस तेजी से सोने की कीमतों ने छलांग लगाई है, उससे ग्राहकों में कमी आई है। जो खरीदारी होती है, जो मार्च महीने के दूसरे वीक तक चलती रहती है, मतलब होलास्टेक के पहले तक चलती रहती है, वो अचानक से लोगों ने काफ़ी कम अभी रेट की वजह से खरीदारी कम कर रहे हैं। पिछले साल फरवरी के अंत में सोने की कीमत 31,400 रुपए प्रति 10 ग्राम थी और इस साल ये कीमत बढ़कर 35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है, जो कि 5 सालों के उच्चतम स्तर पर है। ज्वेलर्स का कहना है कि सोने की कीमतें या तो यहाँ से कम हो या फिर जहाँ है वहीं बनी रहे, स्थिर रहे, तब भी थोड़ी बहुत खरीदारी लौट के वापिस आ सकती है। ऐसे में अगर आपके लिए सोने की खरीदारी करना जरूरी है तो जल्द ही कर लेना अच्छा रहेगा। अहमदाबाद से मनीष देसाई के साथ सिल्की सिंह, मुंबई।